Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadhav, an economics educator. Today we are going to solve certain questions related to assertion and reason based question for your chapter number 2 of macroeconomics, जहाँ पे हमने नेशनल इनकम के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी हैं. अब नेशनल इनकम ऑलरेडी बहुत बड़ा चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारा स्कोप है कि आपसे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं, है ना. अब उसमें से आपको पता ही है कि एक तो न्यूमेरिकल आना तय है नेशनल इनकम से, एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. थोड़े लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस में कोई मेथड समझा दीजिए, या जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में आपसे पूछ लेंगे, या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में आपसे पूछ लेंगे. सो यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव सो मेनी थिंग्स टू आस्क, राइट. लेकिन स्टिल वी विल प्रिपेयर आर बेस्ट. असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो उनको कैसे टैकल करना आज हम सीखने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ यू टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर. नाउ वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. तो जल्दी से करना आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. स्टार्ट करें आज की क्लास. चलो, सो एज यू ऑल नो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, चाहे वो हमारे 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम हो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो, डिफरेंट फेजेस ऑफ इनकम जनरेशन हो. ऑफ कोर्स वी हैव जीडीपी, नॉमिनल, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर एंड वेलफेयर. ये पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं. डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट के बारे में हमने पढ़ा है. सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू कवर, राइट. लेकिन उसमें से भी जो कुछ चीज़ें मुझे लगी कि इसमें से शायद क्वेश्चन आ जाए, सो लेट्स प्रैक्टिस दोस. ओके, सबसे पहले हमेशा मैंने आपको बताया कि असर्शन रीजन को सॉल्व कैसे किया जाता है. असर्शन आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, उसी का आंसर करता है रीजन कि ये स्टेटमेंट अगर मैंने लिखा है जैसे कि डोमेस्टिक इनकम इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, तो ये क्यों है, ये आंसर मुझे रीजन में मिलना चाहिए. तभी मैं बोल सकती हूँ कि मेरा असर्शन और रीजन दोनों सही है. अब आपको समझना होगा कि 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन में. लाइक बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बी क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सी होता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड डी इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो इस तरीके से मेरा पूरा सिनेरियो चलता है. 4 ऑप्शंस गिवन रहते हैं, आई हैव टू फिगर आउट द करेक्ट वन. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, assertion domestic income is a territorial concept. Reason, domestic income includes the value of final goods and services produced in the entire world. क्या आप पहले मुझे बताइए, जो दोनों स्टेटमेंट्स मुझे गिवन है, आर दे इंटररिलेटेड, आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, या बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट जा रहा है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि जो असर्शन मुझे पहले गिवन है और जो रीजन मुझे गिवन है, क्या ये इंटररिलेटेड है या बिल्कुल ही अलग कहीं जा रहा है. What do you think? पहला स्टेटमेंट है मेरा कि डोमेस्टिक इनकम, हम लोग बात कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये होता है 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी होते हैं, एच, पी, जी और ई. कौन कौन से मेरे पास, एच, पी, जी और ई. एच से मेरे पास होते हैं हाउस होल्ड्स, ठीक है. पी से होते हैं प्रोड्यूसर्स या फर्म्स भी ले सकते हो. जी से मेरे पास हो जाता है गवर्नमेंट, एंड ई से हमारे पास आता है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको आप फॉरेन सेक्टर भी बोल सकते हो. तो ये मेरे पास 4 सेक्टर्स आ जाते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड देन एक्सटर्नल, दैट इज अ फॉरेन सेक्टर. वी हैव 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, राइट. अब क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सो इट इज टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट कि विद इन द रीजन ऑफ इंडिया हमने कितना प्रोडक्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, और कितना उसकी वैल्यू जनरेट हुई है, वो मेरा डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट होता है. सो दैट इज वाई बिल्कुल ये सही बात है कि टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है. लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट आप पढ़िए, डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड. यहाँ पे क्या लिखा है कि जो डोमेस्टिक इनकम है वो इंक्लूड करती है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड. अभी मैं बात कर रही हूँ कि अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूँ, इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर कंट्री ने कितना अपना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो उसमें वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाएगा,
तो ये तो एक दूसरे के स्टेटमेंट्स को बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो मुझे इतना तो क्लियर हो गया है कि कहीं ना कहीं से रीज़न तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है असर्शन से। अब मेरा मेन यहाँ पे सिनेरियो क्या बनता है, क्या ये दोनों सही है कि दोनों गलत है? एक सही है एक गलत है, बिकॉज एक बोल रहा है कि टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, एक बोल रहा है कि वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। आप एक बोल रहे हो कि एक छोटी जगह का हम कंसिडर कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हैं पूरा वर्ल्ड का कंसिडर कर रहे हैं। दोनों बातें अलग है ना। दैट इज वाई मुझे पता है कि डोमेस्टिक इनकम एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मेरा सिर्फ असर्शन ट्रू हो जाएगा एंड जो रीजन है मेरा वो फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? दैट इज वाई इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन स्टूडेंट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? तो थोड़ा डिटेल में स्टडी करके हमें आंसर्स को करना रहता है, ना क्वेश्चंस को करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। असर्शन का गिवन है मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार्स विल बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। रीजन, the value is already included and it does not contribute to the current flow of goods and services। सबसे पहले जब कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा हो तो एक बार क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ के देखो, तो आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि दोनों रिलेटेड है कि नहीं। मेरा असर्शन क्या कह रहा है, मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल बी कंसीडर्ड, यानी मैं इसको इंक्लूड करूंगी। रीजन क्या दिखा है, देयर वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एंड इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बोल रहे हैं कि मैं इंक्लूड करूंगी और ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो दोनों स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल साथ में तो नहीं जा रहे, तो मुझे इतना क्लियर है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो इतना मुझे क्लियर कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखो यहाँ पे एक दूसरे को ये कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं, रिलेटेड भी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों ही सही तो हो नहीं सकते, इनमें से कोई एक सही और एक गलत तो होगा ही होगा। अब क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता। देखो हमारे ना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। एक है मेरे पास वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड है मेरे पास इनकम मेथड, ठीक है, एंड थर्ड जो मेरे पास आता है दैट इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। सो आई हैव वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों मेथड्स मेरे पास आते हैं। तो जब मैं बात करती हूँ वैल्यू एडेड मेथड की, हम यहाँ पे ना तीनों सेक्टर्स को ऐड करते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है GV8MP। कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे मैं तीनों सेक्टर्स को ऐड करती हूँ। हमने यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। एंड आपको ये भी पता होगा जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे वैल्यू एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब है जब एक गुड्स से दूसरे गुड्स में मैं ट्रांसफर कर रही हूँ तो मेरा कितना वैल्यू ऐड हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे हम अवॉइड करना चाह रहे हैं डबल काउंटिंग। हम क्या अवॉइड करना चाह रहे हैं? डबल काउंटिंग। तो हमेशा हम ये मान के चलते हैं स्टूडेंट्स कि अगर कोई चीज़ पहली बार जब हमने उसको बेचा है तभी वो रिकॉर्ड हो गई होगी, अब उसकी वैल्यू सिर्फ डेप्रिशिएट होती है विद टाइम। तो जब हम उसको दूसरी बार बेचेंगे हम उसको फिर से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दैट इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो मेरा असर्शन है वो गलत है, बिकॉज सेकेंड हैंड गुड्स को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि उसकी जो वैल्यू है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसलिए रीजन तो सही है कि देयर वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एंड डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी के टाइम पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको वो रिकॉर्ड नहीं करता है, मतलब उसमें ऑलरेडी उसमें मायने नहीं रखता। सो वी डू नॉट रिकॉर्ड इट क्योंकि वो ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड हो चुका है। एंड अभी आपको बता दें इसमें इट डज नॉट टू द कंट्रीब्यूट करता है टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी के टाइम पे कोई लेना देना नहीं है, तो बेसिकली डबल काउंटिंग को अवॉइड कर रहा है। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर पहली बार कोई चीज़ हमने बेची है तो हमने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया है, अब उसमें चीज़ में सिर्फ डिप्रिसिएशन लगता चला जाएगा, उसके अलावा उसका अभी कोई लेना देना नहीं है। सो दैट इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा कि असर्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, रीजन मेरा सही हो जाएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आता है मेरे पास। असर्शन क्या गिवन है? डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम इन द केस ऑफ क्लोज इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी हैज नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? देखो अभी मैं आपको बता रही थी, सबसे पहले देख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन क्लोज इकोनॉमी वर्सेस ओपन इकोनॉमी।
वी हैव H, P, G और E, 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। जब सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्टर्स आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म्स की जगह प्रोड्यूसर्स भी लिख सकते हैं, वो मेरा होता है क्लोज इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाहर का आदमी इन्वॉल्व नहीं है, पूरा का पूरा सिर्फ अपनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, देयर इज़ नो एक्सटर्नल सेक्टर। लेकिन जब मैं चारों सेक्टर्स को कवर करती हूँ, ऑल द 4 सेक्टर्स, तो मेरे पास बन जाता है ओपन इकोनॉमी। ये चीज़ हमें क्लियर है। सो क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है कि सिर्फ आपके हाउस होल्ड सेक्टर रहता है, प्रोड्यूसर सेक्टर्स रहता है और आपकी गवर्नमेंट, बाहर का इंटरनेशनल बिजनेस से, फॉरेन सेक्टर से आपका कुछ लेना देना नहीं है, तो वो क्लोज इकोनॉमी है। एक और चीज़ जो हमने पढ़ी है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम? कि अभी मैंने बात करा, एक होता है NDPAT-FC और एक होता है NNPAT-FC, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। हमने पढ़ा है कि जब भी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ जाना है, तो हमेशा क्या ऐड होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे ऐड होता है, फीफा माइनस फीटा से, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो मुझे जब भी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ जाना है, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ता है, फॉरेन सेक्टर को ऐड करना पड़ता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, अब्रॉड का मतलब फॉरेन सेक्टर, उसको मुझे इंक्लूड करना पड़ता है, तब जाके मेरा डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकल के आता है। लेकिन अगर मेरी क्लोज इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी है, तो सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक इनकम ही मेरी नेशनल इनकम हो जाएगी, बिकॉज जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कुछ है ही नहीं, तो मैं डोमेस्टिक से नेशनल जाऊंगी तो सेम ही अमाउंट तो जाएगा, क्योंकि कुछ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं है। दैट इज वाई ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये रहता है कि आपका कोई लेना देना नहीं है दूसरी की दुनिया से, दैट इज वाई ये भी मेरा सही हो जाएगा। सो वी कैन से दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, you can take a screenshot of this one as well. Okay. Next question, इसका explanation given है, money received from the sale of the second hand car will not be considered, ये already हम देख चुके हैं, right? चलो, question number 4 है मेरे पास, assertion क्या given है, value added method, income method and expenditure method are 3 different methods to measure the national income. Production, income, expenditure are the 3 different phases of circular flow of income, which is absolutely correct. So I think both assertion and reason are true. इसको थोड़ा explain करते हैं, circular flow of income. ये ना question बहुत important है। ये आप मान के चलो ये आ ही जाता है। So circular flow of income हमारे यहाँ से 2 सेक्टर्स में पढ़ा जाता है। वो 2 सेक्टर्स कौन से हैं? एक है मेरे पास हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है जी, और एक है मेरे पास फर्म्स। सो वी हैव 2 सेक्टर्स, एक है मेरे पास हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है फर्म्स। हाउस होल्ड सेक्टर्स फर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या मैं बोल सकती हूँ फैक्टर सर्विसेज। इसके बदले में फर्म्स उनको क्या प्रोवाइड करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो मेरा ये जो है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये है रियल फ्लो, क्योंकि रियल फ्लो में सिर्फ सर्विसेज के बारे में बात होती है, कुछ भी पेमेंट्स की बात नहीं होती। अब जो ये फर्म्स है मेरे पास, फर्म्स ही तो हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स करते हैं। फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं? जो वेजेस होते हैं, प्रॉफिट होता है, फिर ये जो पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाता है उसी को वो खर्चा करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फर्म्स के पास जाता है। तो इस तरीके से पैसा घूम फिर के ना एक ही जगह आता रहता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास? एक है हाउस होल्ड सेक्टर होता है और एक होता है मेरे पास फर्म्स का सेक्टर, याद रखना है हमें। सेकेंड जो चीज़ याद रखनी है, ये जो येलो वाली लाइन है वो रियल फ्लो है, एंड जो ग्रीन वाली लाइन है वो इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स मेरे पास मनी फ्लो।
ठीक है, सो वी हैव रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को, उसके बदले में फर्म्स उनको गुड्स एंड सर्विसेज देती है एंड फर्म्स उनको फैक्टर पेमेंट्स भी देती है, पैसे देती है। अगर कोई आपके यहाँ काम करा, आप उनको सैलरी वगैरह दोगे, वो ही सैलरी जाके तो मार्केट में खर्च करते हैं, तो वापस पैसा कहाँ चला जाता है? फर्म्स के पास। तो पैसा घूम फिर के यहाँ आता रहता है। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम ये मान के चल रहे हैं, मेरा अजम्पशन है कि कोई भी पैसा सेव नहीं कर रहा, जितना पैसा उसके पास आ रहा है उसको वो आगे शिफ्ट कर रहा है। तो जितना भी मेरे पास सैलरी आई मैंने पूरी खर्च कर दी, जितना भी फर्म्स ने कमाया उसको फिर से प्रोडक्शन में लगा दिया, तो कोई भी पैसा सेव नहीं कर रहा, ये मेरा अजम्पशन है। तो ये मेरा 2 सेक्टर मॉडल होता है, इसमें रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है, तो बिल्कुल सही बात है। 3 मेथड्स मेरे पास होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ये 3, एंड देन वी हैव सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 3 मेथड्स मेरे पास आते हैं। क्लियर? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। Clear? Moving on with the next question, question number 5. Assertion क्या given है? National income is a national concept. National income includes the value of final goods and services produced in the entire world by all producers who are normal residents of the country. So national income, जैसे कि डोमेस्टिक इनकम हमारा टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट था, तो वैसे ही नेशनल इनकम मेरा नेशनल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उसी का जस्ट अपोजिट गिवन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम लोग नेशनल लेवल पे चीज़ों को देखते हैं। एंड नेशनल इनकम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है विच आर प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स जो इंडिया के रेसिडेंट हैं। बिकॉज हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम निकाल रही है, तो भले आप इंडिया रेसिडेंट के हो, इंडियन एक रेसिडेंट हो, लेकिन आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो, वो सारी चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं नेशनल इनकम में। दैट इज वाई बोथ असर्शन एंड रीजन विल बी एब्सोल्युटली ट्रू। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन? समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ आ गया? तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट लर्न करने हैं, एक है मेरे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सेकेंड जो चीज़ हमारे पास आती है, आपको याद रखना है कि जो हमारे पास कुछ स्मॉल फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ग्रॉस से नेट कैसे जाना है ना, हमने पढ़ा है कि NIT कैसे निकलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे जाते हैं। फिर हमारे पास 3 मेथड्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, तीनों के ही थ्योरी भी पता होनी चाहिए प्लस रिटर्न में भी आपको करना आना चाहिए। फिर हमारे पास आता है नॉमिनल वर्सेस रियल GDP, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड देन वी हैव योर GDP डिफ्लेटर, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद GDP एंड वेलफेयर। ठीक है, ये आपको टॉपिक्स पढ़ने, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कवर ही कर दी, आप बोलोगे पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन क्या होता है हम भूल जाते हैं। नेशनल इनकम जब भी ध्यान रहता है ना, नेशनल इनकम जब भी आप बोलोगे ना किसी को, वो सिर्फ यही समझता है कि 3 मेथड्स ही हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं जिसके बेसिस पे ये पूरा 3 मेथड्स आ रहे हैं, तो ये छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी ध्यान में पढ़ना है। ये मेरा मेन चीज़ है आपको बताने का। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? ओके, ग्रेट। सो होपफुली स्टूडेंट्स ये समझ आ गया, आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, प्लस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो आपको रिवाइज करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड स्टूडेंट्स, ये सारे बोर्ड्स के अलावा वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन ऑफ हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन को भी रेफर कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, इसी बात पे जल्दी से आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, आप डिफरेंट सोशल मीडिया साइट से फॉलो करिए लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।